तारीख थी 19 सितंबर 2025। जगह सिंगापुर के पास सेंट जॉन्स आइलैंड का शांत समंदर। और वहां एक लेजेंड की मौत हो जाती है। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे केस की जो बहुत ही उलझा हुआ और परेशान करने वाला है। एक कलाकार जिसकी आवाज करोड़ों दिलों में बसती थी, उसकी जिंदगी का सफर एक विदेशी समंदर में, जानते हैं, बड़े ही रहस्यमयी तरीके से खत्म हो जाता है। ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी पहेली है जिसने दो देशों के कानून और दो बिल्कुल अलग अलग सच को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। तो चलिए आज हम जुबीन गर्ग मामले की हर परत को खोलने की कोशिश करते हैं। सवाल सिर्फ एक है, जुबीन गर्ग के साथ आखिर हुआ क्या था? क्या ये वाकई एक हादसा था जैसा कि सिंगापुर की पुलिस का मानना है, या फिर ये एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी जैसा भारत में असम पुलिस का दावा है? सोचिए, एक घटना, दो देशों की जांच और दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे। सच की तलाश में हमें इन दोनों कहानियों की गहराइयों में उतरना ही हो। और देखिए, यहीं से इस केस की सारी उलझन शुरू होती है। जैसा कि स्क्रीन पर बिल्कुल साफ है, सिंगापुर पुलिस फोर्स ने अपनी जांच पूरी की और कहा कि यह डूबने से हुई एक आकस्मिक मौत थी। वजह शायद मिर्गी का दौरा। उन्होंने किसी भी तरह की साजिश से साफ इनकार कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT इसे एक सोची समझी हत्या मान रही है। उनका मानना है कि जुबीन को जहर दिया गया था और इसी सिलसिले में आप यकीन मानिए 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम जांच और साजिश की गहराइयों में उतरें, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जुबीन गर्ग आखिर थे कौन? क्यों उनकी मौत ने एक सांस्कृतिक भूकंप ला दिया? वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक एहसास थे, एक आंदोलन थे। उनका असली नाम था जुबिन बोरथापुर। प्यार से लोग उन्हें गोल्डी बुलाते थे। उन्हें लुइत कोंठो यानी ब्रह्मपुत्र की आवाज का खिताब मिला था और ये कला उन्हें विरासत में मिली थी। पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर एक मशहूर कवि थे और मां इली बोरठाकुर एक गायिका। संगीत का जुनून ऐसा था कि कॉलेज की पढ़ाई तक बीच में छोड़ दी और वो सिर्फ गाते नहीं थे बल्कि अपनी आवाज उठाते भी थे। CAA विरोधी प्रदर्शनों में वो एक बहुत बड़ी और मुखर आवाज थे। जरा इस नंबर पर एक बार गौर कीजिए, 40,000। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 40,000 से ज्यादा गाने, वो भी 40 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं में। ये दिखाता है कि उनका कद कितना बड़ा था, उनकी कला का दायरा कितना विशाल था। उनके करियर का सफर भी उतना ही कमाल का था। 1992 में उनका पहला एल्बम आया अनामिका, जिसने असमिया म्यूजिक की दुनिया में जैसे एक क्रांति ला दी। फिर 2004 में उनकी फिल्म दीन बंधु को नेशनल अवार्ड मिला और 2006 में या अली फिल्म गैंगस्टर का ये गाना तो आपको याद ही होगा। इस एक गाने ने उन्हें पूरे देश का स्टार बना दिया। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे बल्कि एक डायरेक्टर, एक एक्टर, एक पूरी इंडस्ट्री अपने आप में थे। और उनका दिल भी बहुत बड़ा था। सोचिए, महामारी के वक्त उन्होंने अपने घर को ही कोविड सेंटर में बदल दिया था। लेकिन इस करिश्माई शख्सियत के पीछे ना एक बहुत बड़ी कमजोरी छिपी थी। उन्हें मिर्गी की बीमारी थी, एपिलेप्सी, और डॉक्टरों ने साफ साफ कहा हुआ था आग और पानी से बिल्कुल दूर रहना है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो उस दिन समुद्र के बीचों बीच कर क्या रहे थे। तो चलिए अब चलते हैं उस दिन की तरफ और देखते हैं कि सिंगापुर में जुबीन के आखिरी पलों में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि यहीं से कहानी और भी ज्यादा उलझने वाली है। तो चलिए अब उस आखिरी सफर पर वापस चलते हैं, जुबीन गर्ग की जिंदगी के वो आखिरी 48 घंटे। क्या हुआ था उस दिन? हम तथ्यों और टाइमलाइन के सहारे उस पूरी घटना को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 17 सितंबर 2025 को, जब वो गुवाहाटी से सिंगापुर के लिए निकले। कहने को तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए एक ऑफिशियल ट्रिप थी, लेकिन आयोजक ने यह भी कहा कि ये जुबिन के लिए थोड़ा आराम करने का मौका भी था। उनके साथ बस 5 लोगों की एक छोटी सी टीम थी, जिसमें उनके मैनेजर और कजन भी शामिल थे। और देखिए किस्मत का खेल, अपनी मौत से ठीक एक रात पहले 18 सितंबर को एक छोटी सी महफिल में उन्होंने जो गाना गाया वो था एरिक क्लैप्टन का टीयर्स इन हेवन, यानी स्वर्ग में आंसू। सबसे पहली अजीब बात तो पानी में उतरने से भी पहले हो गई थी। जैसे ही वो लोग सिंगापुर पहुंचे, जुबीन को उनके एक साथी से अलग करके एक दूसरा कमरा दे दिया गया। बाद में उनकी पत्नी ने इसी को चक्रव्यूह का पहला स्टेप बताया, मतलब उन्हें उनके सेफ्टी नेट से, उनके भरोसे के लोगों से अलग करने की पहली कोशिश। और अब वो दिन 19 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे
जुबिन 17 और लोगों के साथ एक प्राइवेट यॉट पर सवार होते हैं। सब कुछ नॉर्मल है, लोग मस्ती कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे वो लाइफ जैकेट पहनकर पानी में तैरने उतरते हैं। यहां तक भी सब ठीक था, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद 12:15 पर वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो लाइफ जैकेट ये कहकर उतार देते हैं कि ये अनकंफर्टेबल है और वापस पानी में कूद जाते हैं। बस 5 मिनट बाद 12:20 पर वो तकलीफ में नजर आते हैं। उनके मुंह से झाग निकल रहा होता है। बचाव का काम शुरू होता है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। दोपहर 12:30 बजे उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया जाता है और शाम 5 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। चलिए उस एक पल को, उस जानलेवा फैसले को थोड़ा और करीब से देखते हैं। वो पहली बार लाइफ जैकेट पहनकर तैरने गए थे, मतलब उन्हें खतरे का अंदाजा था। फिर वो नाव पर वापस आए और उसे उतार दिया। सिर्फ उतारा ही नहीं, जब यॉट के कैप्टन और दोस्तों ने उन्हें चेतावनी दी तो उन्होंने उसे भी अनसुना कर दिया। उन्हें एक छोटी बेहतर फिटिंग वाली वेस्ट भी ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने वो भी लेने से मना कर दिया और बिना किसी सुरक्षा के वो वापस समंदर में कूद गए। सवाल ये है, क्यों? और बस इसी क्यों के बाद कहानी 2 हिस्सों में बट जाती है। यहीं से शुरू होता है 2 देशों का, 2 सच का टकराव। एक ही मौत, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। स्क्रीन पर देखिए, ये कितना साफ है। एक तरफ है सिंगापुर पुलिस, उनका निष्कर्ष ये एक हादसा था, आकस्मिक डूबना। मेडिकल कारण पानी में मिर्गी का दौरा पड़ना। ऑटोप्सी में साफ लिखा है फेफड़ों में पानी था, कोई जहर नहीं, कोई फाउल प्ले का निशान नहीं, केस बंद। दूसरी तरफ है असम पुलिस की एसआईटी, उनका निष्कर्ष ये एक सोची समझी हत्या थी। तरीका, पहले जहर देकर बेबस करना और फिर जानबूझकर बचाव में देरी करना। सबूत, गवाहों के बयान और एक बड़ा वित्तीय मकसद। नतीजा, 7 लोग गिरफ्तार, हत्या का मुकदमा दर्ज। तो सवाल उठता है कि अगर ये हत्या थी तो इसका मकसद क्या हो सकता है? असम पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस सब के पीछे वजह थी पैसा। करीब 1.10 करोड़ रुपए की हेराफेरी, जिसे जुबिन की नजरों से छिपाना था। और ये पैसा जुड़ा था असम के चाय गांव में मौजूद एक वाटर प्लांट से, जिसका नाम था महावीर एक्वा। आरोप यह है कि जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने जुबिन के ही 1.10 करोड़ रुपए बिना उन्हें बताए इस प्लांट में लगा दिए थे। और असली ट्रिगर पॉइंट क्या था? जुबिन एक फाइनेंशियल ऑडिट की प्लानिंग कर रहे थे। अगर ये ऑडिट हो जाता तो ये पूरा घोटाला सामने आ जाता। इसीलिए एसआईटी के मुताबिक सिंगापुर की ये ट्रिप उन्हें सबसे अलग थलग करने और रास्ते से हटाने का एक बहाना थी। और अब ये देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है। मैनेजर की ऑफिशियल सैलरी कितनी थी? सिर्फ 57,000 रुपए महीना। अब आप ही सोचिए, जो इंसान महीने का 57,000 कमाता हो, वो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आखिर कैसे कर सकता है? ये पैसा आया कहां से? यही सबसे बड़ा सवाल है। इन्हीं सब जांचों के आधार पर कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 12,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई। एक और भी ज्यादा सनसनीखेज दावा है। एक गवाह ने अपने बयान में कहा है कि जब जुबीन गर्ग पानी में छटपटा रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने कथित तौर पर असमिया भाषा में चिल्लाकर कहा, जाबो दे, जिसका मतलब होता है उसे जाने दो। इस एक लाइन ने पूरी घटना को एक नया ही मोड़ दे दिया। ये सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं रह गया, बल्कि बचाव के काम में जानबूझकर रुकावट डालने का आरोप बन गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये हत्या थी तो सिंगापुर की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट नेगेटिव क्यों आई? इसी सवाल के जवाब में असम पुलिस ने अपनी थ्योरी का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद दावा पेश किया। उनका मानना है कि जुबीन को कोई ऐसा जहर या ड्रग दिया गया था जो स्टैंडर्ड टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में पकड़ में ही नहीं आता और जिसका असर बिल्कुल मिर्गी के दौरे जैसा होता है। इस थ्योरी के मुताबिक साजिश करने वालों ने जुबीन की मेडिकल हिस्ट्री का फायदा उठाया और इस हत्या को एक प्राकृतिक हादसे का रंग देने की पूरी कोशिश की। तो अब ये मामला एक बेहद जटिल कानूनी और डिप्लोमेटिक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। एक ही घटना जो सिंगापुर में हुई, उसकी जांच 2 अलग अलग देश कर रहे हैं और दोनों के नतीजे जमीन आसमान के फर्क वाले हैं। अब सवाल यह है कि ये आखिर संभव कैसे है? इसका जवाब भारतीय दंड संहिता के एक प्रावधान में छिपा है, जिसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ये एक कानूनी सिद्धांत है। आसान भाषा में समझें तो ये भारत सरकार को अधिकार देता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में किसी दूसरे भारतीय नागरिक के खिलाफ कोई अपराध करता है तो उस पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है। और इसी कानून के तहत असम पुलिस सिंगापुर में हुई इस घटना की जांच और मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत है।
तो आज की तारीख में हालत यह है, सिंगापुर में इस केस को एक हादसा मानकर जांच बंद कर दी गई है। वहां बस एक कॉरोनर की औपचारिक जांच होनी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत में असम एसआईटी ने इसे हत्या का मामला मानते हुए चार्जशीट दायर कर दी है और अब ये केस अदालत में ट्रायल के लिए जाएगा। मतलब एक ही मामले पर दो देशों में दो अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। भारत में इस जांच को सिर्फ जनता का ही नहीं बल्कि सबसे ऊंचे राजनीतिक स्तर का भी समर्थन हासिल है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पब्लिक में मीडिया के सामने इसे प्लेन मर्डर यानी साफ साफ हत्या करार दिया। उन्होंने सिंगापुर की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया और खुद राज्य स्तरीय हत्या की जांच का आदेश दिया था। इस राजनीतिक इच्छा शक्ति ने ही एसआईटी की जांच को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया है। इस सारे कानूनी और डिप्लोमेटिक खींचतान के बीच जुबीन गर्ग की विरासत है और उनके लाखों प्रशंसकों का वो दुख है जो आज भी कम नहीं हुआ है। वो सब आज भी इस उम्मीद में हैं कि उन्हें अपने हीरो की मौत का सच पता चलेगा। और इस साजिश के आरोप जिन लोगों पर लगे हैं वो कोई बाहरी नहीं थे। देखिए, इसमें सबसे पहला नाम है मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा का, जिन्हें मुख्य आरोपी माना जा रहा है। ऑर्गेनाइजर श्याम कानू मेहता, जिन्हें साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लिस्ट में जुबिन के चचेरे भाई संदीपन गर्ग भी हैं, जो खुद एक डीएसपी हैं। उन पर अपनी जिम्मेदारी ना निभाने का आरोप है। और तो और उनके बैंड के सदस्य और को सिंगर तक इस लिस्ट में शामिल हैं। मतलब आरोप उन्हीं लोगों पर हैं जो उनके सबसे करीबी थे। चलिए एक पल के लिए जांच, कानून और साजिशों से बाहर निकलते हैं और उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो जुबिन की मौत के बाद पूरे असम ने महसूस किया। ये सिर्फ एक स्टार की मौत नहीं थी, ये एक अपने का जाना था। उनके पार्थिव शरीर को घर वापस लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और भावुक यात्रा थी। 20 सितंबर को सिंगापुर में उनका शरीर भारतीय हाई कमीशन को सौंपा गया। जब वो नई दिल्ली पहुंचे तो मुख्यमंत्री शर्मा खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पे मौजूद थे। यहां तक कि ताबूत के बड़े साइज की वजह से फ्लाइट तक बदलनी पड़ी। और जब 21 सितंबर को वो गुवाहाटी पहुंचे तो वहां जो नजारा था वो अभूतपूर्व था। यह आंकड़ा सुनिए और उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। 7 घंटे, 30 किलोमीटर का सफर तय करने में 7 घंटे लग गए। क्यों? क्योंकि सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं थी। ये कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, ये लोगों के प्यार, उनके दुख का सैलाब था जो अपने हीरो को आखिरी बार देखने के लिए उमड़ पड़ा था। जुबीन की लोकप्रियता का असली पैमाना उनकी अंतिम यात्रा में देखने को मिला। जब उनका पार्थिव शरीर सिंगापुर से दिल्ली और फिर गुवाहाटी लाया गया तो उनके अंतिम दर्शन के लिए 2 दिनों तक रखा गया। और जब उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई, सोनापुर शमशान घाट तक का पूरा हाईवे लाखों प्रशंसकों की भीड़ से भरा हुआ था, जो अपने जुबीन दा को आखिरी अलविदा कहने आए थे। शायद यही उनकी विरासत का सबसे बड़ा सबूत था। और आज ये केस एक कानूनी उलझन में फंसा हुआ है। न्याय का पहिया घूम तो रहा है लेकिन बहुत धीरे, और जब मामला 2 देशों के बीच हो तो ये और भी पेचीदा हो जाता है। तो अब आगे क्या हो रहा है? देखिए, ये मामला एक तरह से कानूनी चौराहे पर है। एक तरफ 14 जनवरी 2026 को सिंगापुर में एक कोरोनर इंक्वायरी शुरू होती है, ये पता लगाने के लिए कि मौत का असली कारण क्या था। ठीक उसी वक्त 17 जनवरी को भारत में असम की एक अदालत आरोपियों की जमानत पर और हत्या के आरोपों पर सुनवाई कर रही है। और इन दोनों के बीच सबसे अहम चीज जो अटकी हुई है वो है भारत की लैब से आने वाली फाइनल विसरा रिपोर्ट। वही रिपोर्ट जो ये बताएगी कि जहर दिया गया था या नहीं। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। जुबिन गर्ग की मौत, क्या वो एक दुखद हादसा थी जो एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हुई, या फिर वो लालच में अंधी एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी? केस अदालत में चल रहा है, तारीखें पड़ रही हैं, लेकिन सच आज भी धुंध में कहीं खोया हुआ है। और शायद ये सवाल जुबिन गर्ग की शानदार विरासत के साथ हमेशा एक अनसुलझी पहेली बनकर जुड़ा रहेगा।